देखने के लिए हमें तो आंख का होना जरूरी है, मानव नेत्र का सही होना जरूरी है। नहीं होगा तब भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, और वह है प्रकाश का परावर्तन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स, और फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम लोगों को जानना होगा प्रकाश के बारे में। ये प्रकाश लाइट होता क्या है। तो प्रकाश के बारे में, प्रकाश को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, प्रकाश वह भौतिक कारक है जो या जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती है, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों को देखने की संवेदनाएं उत्पन्न कराती है। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत होती है। तो प्रकाश का हम परिभाषा इस तरह से लिखेंगे, अब आ जाते हैं किसी वस्तु को देखने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले किसी वस्तु को देखने के लिए हमें तो आंख का होना जरूरी है, मानव नेत्र का सही होना जरूरी है। यानी पहला वस्तु हो जाएगा आंख। किसी वस्तु को देखने के लिए हमें आंख की जरूरत होगी। उसके बाद प्रकाश की भी जरूरत होती है। उसके बाद जिस वस्तु को देखना है उसकी भी उपस्थिति जरूरी होती है। और ये तीनों चीज होगा, अगर फिजिक्स का एक चीज, साइंस का एक चीज नहीं होगा तब भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, और वह है प्रकाश का परावर्तन। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु को देखने के लिए चौथी कारक भी है जो प्रकाश का परावर्तन होता है। किसी वस्तु में अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे कभी कभी प्रश्न ये आ जाता है, हवा क्यों नहीं दिखती है, व्हाई द विंड इज नेवर सीन। हवा कभी क्यों नहीं दिखती है। तो आज जान लीजिए कि हवा नहीं दिखती है, इसका कारण है कि हवा में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, हवा में प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है हवा में, इसलिए हवा हमें दिखाई नहीं देती है। तो चलिए प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानते हैं कि प्रकाश जो होती है वह हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश की चाल के बारे में जान लेते हैं। तो प्रकाश की चाल हवा में और कांच में 2 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। हवा में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, और कांच में प्रकाश की चाल 2 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब प्रकाश की दृष्टिकोण से वस्तु को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला प्रदीप्त वस्तु, लुमिनस थिंग्स, और एक होता है दूसरा अप्रदीप्त वस्तु, नॉन लुमिनस थिंग्स। तो प्रदीप्त वस्तु तो वे सभी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है, और जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं जलती हुई मोमबत्ती, सूरज, जलती हुई बल्ब, ये सभी क्या है तो लुमिनस थिंग्स है। और नॉन लुमिनस थिंग्स में आप आ जाइए तो कोई लकड़ी हो गया, कोई पत्थर हो गया जो जल नहीं रही है, तो जलती हुई लकड़ी बोला जाएगा। जिसमें ज्वाला है तो वह लुमिनस हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि प्रकाश बहुत सारी ऐसी वस्तु है जिसमें पार कर जाती है, कुछ वस्तु में कंप्लीट पार नहीं कर पाती है, और कुछ वस्तु में कुछ प्रकाश पार कर जाती है, प्रकाश का कुछ अंश पार कर जाता है, बहुत सारा अंश प्रकाश का जो है सो पार नहीं करता है। उस दृष्टिकोण से वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है। पहला को हम बोल सकते हैं अपारदर्शी। तो अपारदर्शी वस्तु जो होता है उसमें प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, यानी अपारदर्शी वस्तु में हम जब हमारे आंखों के आगे अपारदर्शी पदार्थ को रख दिया जाए तो हमें उस वस्तु के दूसरे तरफ जो रखी हुई अपारदर्शी वस्तु है उसके दूसरे तरफ की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि प्रकाश उसको पार नहीं कर पाएगी। उसी तरह पारदर्शी होता है तो वह वस्तु जिसको प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं वह वस्तु जो हमारे आंखों के आगे अगर रख दिया जाए और उसके दूसरे तरफ की वस्तु भी हमें दिखाई देता है तो वह पारदर्शी वस्तु कहलाता है। और एक तीसरी होती है पारभासी। तो पारभासी वस्तु जो होती है उसमें प्रकाश की अल्प मात्रा यानी कम मात्रा ही उसको पार कर पाती है, उसे कहा जाता है पारभासी पदार्थ। अब अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण आप बोल सकते हैं दीवार हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या है? अपारदर्शी वस्तु हो गया। पारदर्शी में जैसे कांच हो गया, हवा हो गया, जल हो गया। जो साफ जल होता है वह पारदर्शी ही होता है। और पारभासी वस्तु की बात करें तो जैसे धुआं हो गया, कोहरा हो गया, कुहासा, उसके बाद घिसी हुई कांच हो गया, गंदा कांच, गंदा जल हो गया, ये सब जो है पारभासी होता है। इसमें प्रकाश की कम मात्रा ही पार कर पाती है। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रकाश का परावर्तन के तरफ। ये प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर, ये तो इंट्रोडक्शन था जो अभी बताए हम लोग प्रकाश के बारे में जाने, ये प्रकाश का इंट्रोडक्शन हुआ, परिचय हुआ। अब आ जाते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब ही होता है, परावर्तन का मतलब होता है लौटना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो प्रकाश का परावर्तन जो है ये होता क्या है। तो देखते होइएगा कभी बचपन में ऐसे भी लोग प्रयोग करते हैं कि प्रकाश, बच्चे जो है सो सनलाइट में क्या करते हैं, कांच को, उसके प्रकाश को जो है दूसरी तरफ मोड़ने का काम करते हैं। अब क्या होता है, प्रकाश की किरण कांच पर पड़ती है और उस पर पड़ने के बाद चमकती हुई टकरा करके दूसरे दिशा में जाती है। बच्चे ये खेल खेलते हैं। तो यही साइंस जो होता है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। जब कोई वस्तु हमें दिखाई देती है तो देखने की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं होती है। प्रकाश सबसे पहले उस वस्तु पर पड़ती है और वस्तु पर पड़ने के बाद वहां से जो टकराई हुई किरण होती है वह हमारे आंख तक आती है और तब वह वस्तु हमें दिखाई देता है। यानी जब तक प्रकाश की परावर्तन ना हो तब तक वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। तो प्रकाश का परावर्तन के लिए सबसे पहले प्रकाश का जो पूर्ण परावर्तन होता है वह एक दर्पण में होता है। हम यह समतल दर्पण बनाएंगे। यह एक समतल दर्पण है, इसको मान लेते हैं Mn एक अवतल दर्पण है। अब क्या है कि एक प्रकाश की किरण इस दर्पण पर आकर के पड़ती है। इस किरण का नाम हम आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण, दर्पण पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। और फिर इस बिंदु पर पड़ने के बाद जब यह दर्पण पर पड़ती है और फिर ये टकराकर माध्यम में वापस आती है तो इस किरण का नाम हो जाता है परावर्तित किरण। ये हो गया आपतित किरण और ये किरण हो गया परावर्तित किरण। और इस दर्पण के बीच में एक अभिलंब डाल देते हैं। यह अभिलंब है। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है इसको आपतन कोण कहा जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब का जो बीच के कोण है उसे परावर्तन कोण कहा जाता है।
इसे R से सूचित करते हैं। अब यहां सबसे पहले तो प्रकाश का जो परावर्तन है उसका परिभाषा हो गया। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है, यानी प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की जो घटना होती है उसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। उसके बाद अब यहां आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो सबसे इसमें प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ध्यान रखना है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला आपतित किरण पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। अर्थात ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु वो है, आपतन बिंदु पर डाला गया जो ये अभिलंब है, तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I जो होता है वह R के हमेशा बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग जान गए प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं वो जान गए। प्रकाश का जो परावर्तन होता है, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन जो होता है वह दर्पण से ही होता है, इसलिए प्रकाश के परावर्तन को दिखलाने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसी चैप्टर में हम लोग आगे दर्पण के बारे में भी पढ़ेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा दर्पण, उसकी पहचान क्या है, दर्पण का नाम क्या होता है, हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।